सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त की थी। हमने स्टार्ट से देखा था कि आप मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के द्वारा किस तरह के गेन्स आप वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा था कि माइमो सिस्टम्स की वजह से आप या तो इसमें एरे गेन या तो डाइवर्सिटी गेन या तो बेसिकली स्पेशल मल्टीप्लेक्सी गेन प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने बेसिकली वेरियस टेक्निक्स देखे जहां से आप डाइवर्सिटी गेन्स प्राप्त कर सकते हैं और एरे गेन प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लेक्चर से हम ये पढ़ेंगे कैसे आप एक माइमो सिस्टम का प्रयोग करके स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं एक शॉर्ट रिवीजन के साथ। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में कुछ माइमो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, जैसे हमने देखा एक माइमो सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं तो माइमो सिस्टम्स में बेसिकली अगर मल्टीपल एंटीनास होते हैं तो अगर ये फर्स्ट एंटीना है, चलिए ये सेकेंड एंटीना है और इसी भिन्न भिन्न करके और भी एंटीनाज होंगे। सिमिलरली ये समझिए मैंने इसको ये TX कहा और ये सिमिलरली RX है। RX में भी एक माइमो सिस्टम्स में अगर मैं माइमो सिस्टम्स की बात करूं तो उसमें भी मल्टीपल एंटीनाज होते हैं और ये बीच में एक चैनल जिसको हम जनरली H के नाम माध्यम से डिनोट करते हैं, ये बेसिकली H एक चैनल मैट्रिक्स होता है और हम एज्यूम करते हैं कि ट्रांसमीटर से आप X भेज रहे हैं और रिसीवर में आप Y प्राप्त कर रहे हो। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था। हमने देखा था कि अगर आप ट्रांसमीटर में सिर्फ एक ही एंटीना है, अगर मैं दो एंटीना हटा दूं, एक एंटीना है जहां से आप X भेज रहे हैं और रिसीवर पे अगर आपके मल्टीपल एंटीनाज है तो हम इस टाइप ऑफ सिस्टम्स को जनरली साइमो सिस्टम्स के माध्यम से समझते हैं, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के माध्यम से जानते हैं, जहां पर आप रिसीवर पे मल्टीपल रिसीवर्स है और ट्रांसमीटर में एक सिंगल ट्रांसमीटर से आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। और इसके माध्यम से आपने देखा कि हम बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा था कि या तो आप इसमें एक सिलेक्शन डाइवर्सिटी, सिलेक्शन कंबाइनिंग जिसे हमने कहा था, सिलेक्शन कंबाइनिंग का प्रयोग कर सकते हैं, या तो इक्वल गेन कंबाइनिंग का प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों कंबाइनिंग टेक्निक्स की मदद से आपको बेसिकली डाइवर्सिटी गेन प्राप्त होता है। इस तीनों कंबाइनिंग टेक्निक्स की मदद से बेसिकली आपको डाइवर्सिटी गेन प्राप्त होता है। इसके अलावा हमने देखा, अगर समझिए आपके रिसीवर पे सिर्फ एक एंटीना है, रिसीवर पे समझिए एक एंटीना है और ट्रांसमीटर में अगर अनेक एंटीना है, एक से ज़्यादा एंटीना है, तो बेसिकली आप यहाँ पर भी सेम सिंबल भेज सकते हो XXX और रिसीवर में आपको Y प्राप्त होगा। और इस टाइप के सिस्टम्स को अगर मैं अलग कलर से डिनोट करूं, इस टाइप के सिस्टम्स को बेसिकली हम माइसो सिस्टम कहते हैं, जहां पर आप मल्टीपल इनपुट से मल्टीपल ट्रांसमीटर से और सिंगल रिसीवर है। इसमें हमने देखा था बेसिकली इसमें भी अगर आप डाइवर्सिटी गेन प्राप्त कर सकते हैं, तभी डाइवर्सिटी गेन प्राप्त कर सकते हैं इस टाइप के सिस्टम में जब बेसिकली आपके पास ट्रांसमिट CSIT हो। जब आपके पास ट्रांसमिट CSIT है तब आप बेसिकली डाइवर्सिटी गेन प्राप्त कर सकते हैं, तब आप डाइवर्सिटी गेन प्राप्त कर सकते हो। ये एक कंडीशन देखा था जहां आप अगर आपका ट्रांसमीटर, अगर आपके पास बेसिकली CSIT है, अगर ट्रांसमीटर के पास CSI है, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन है, तो बेसिकली आप डाइवर्सिटी गेन प्राप्त कर सकते हो। और इस टाइप के सिस्टम को बेसिकली हम बोलते थे डिजिटल बीन फॉर्मिंग या मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन। इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसको एक बीन फॉर्मिंग सिस्टम भी कहते हैं, बीन फॉर्मिंग सिस्टम भी कहते हैं, या तो बेसिकली इसे MRT सिस्टम, जिसे मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बेसिकली जैसे हम देखा मल्टीपल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है, लेकिन इसमें अगर आपके पास CSI है तभी आपको डाइवर्सिटी गेन मिलता है। अगर CSI नहीं है तो इसमें आपको डाइवर्सिटी गेन नहीं मिलता है। ये एक सिंपल साइसो सिस्टम टाइप ही बिहेव करता है। तो ये दो सिस्टम्स हमने विस्तार में लास्ट फ्यू लेक्चर्स में पढ़ा। उसके अलावा हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोड, आलामुटी कोड्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने एज्यूम किया था कि आपके ट्रांसमीटर या रिसीवर पे मल्टीपल एंटीनास भी हो सकते हैं, सिंगल एंटीना भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द
कॉन्फ़िगरेशन अगर इस टाइप का सिस्टम है जिसे माइमो सिस्टम कहते हैं, अगर हम OSTBC का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम OSTBC का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम OSTBC का प्रयोग कर रहे हैं, बेसिकली हमने स्पेस टाइम ब्लॉक कोड्स के माध्यम से समझा था 2x1 सिस्टम और 2x2 सिस्टम्स में। तो हमने देखा 2x1 सिस्टम से मेरा तात्पर्य यह है कि जहां आपके 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर है, और 2x2 सिस्टम से मेरा तात्पर्य यह है जहां आपके 2 ट्रांसमीटर और 2 रिसीवर है। दोनों टाइप के सिस्टम्स में बेसिकली आपको डाइवर्सिटी गेन मिलती है। दोनों टाइप के सिस्टम में आपको डाइवर्सिटी गेन मिलती है, और सेकंड वाले सिस्टम में बेसिकली डाइवर्सिटी गेन 4 मिलती है, और पहले वाले सिस्टम में डाइवर्सिटी गेन 1 मिलती है। तो इसमें जो सिस्टम है यहाँ आपको 2 डाइवर्सिटी गेन मिलती है, और यहाँ पर हमने देखा था आपको 4 डाइवर्सिटी गेन मिलती है। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है OSTBC कोड्स का कि आपको बेसिकली नो CSI रिक्वायर्ड, यहाँ आपको ट्रांसमीटर में कोई CSI की आवश्यकता नहीं है। ये एक अनोखी सिस्टम है ऑर्थोगोनल स्पेस टाइम ब्लॉक कोड्स 2x1 और 2x2 के माध्यम से हमने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था, जिसमें आपको CSI नहीं होने के बावजूद भी आपको डाइवर्सिटी गेन प्राप्त हो जाती है। अगर आपके ट्रांसमीटर के पास CSI नहीं है फिर भी आपको डाइवर्सिटी गेन प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हम स्पेस और टाइम दोनों का प्रयोग करते हैं इसमें। हमने देखा था कि पहले टाइम इंस्टेंट में आप S1 S2 भेजते हो, सेकंड टाइम इंस्टेंट में -S2 कॉन्जुगेट और S1 कॉन्जुगेट भेजते हैं। इस तरह से हम डाइवर्सिटी गेन प्राप्त कर सकते हैं इस टाइप के सिस्टम में। और इसके अलावा हमने देखा था कि बेसिकली दोनों सिस्टम, अगर मैं बात करूं, दोनों सिस्टम में आपको एरे गेन भी प्राप्त होता है। एरे गेन भी प्राप्त होता है। अगर CSI है आपके पास ट्रांसमीटर में तो दोनों सिस्टम में आपको एरे गेन भी प्राप्त होता है। अगर मैं साइमो सिस्टम की बात करूं जहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन कंबाइनिंग या मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग या इक्वल गेन कंबाइनिंग का प्रयोग करते हैं तो आपको उसमें एरे गेन डाइवर्सिटी गेन दोनों मिलता है। इसमें भी अगर आप माइसो सिस्टम की बात करें और अगर आपके पास चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन है ट्रांसमीटर में तो आपको डाइवर्सिटी गेन एरे गेन दोनों मिलता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं OSTBC कोड्स में सिर्फ आपको डाइवर्सिटी गेन मिलता है, इसमें एरे गेन नहीं मिलता है आपको। नो एरे गेन, इसमें मैं लिख देता हूं नो एरे गेन। तो इसमें आपको एरे गेन नहीं प्राप्त होता है। तो हमने भिन्न भिन्न टाइप के माइमो कॉन्फ़िगरेशन देखे, साइमो देखा, माइसो देखा और माइमो देखा। जब माइमो में आप OSTBC का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हर एक सिस्टम अगर आप देखोगे हम बेसिकली हमारा फोकस ये था हमें किस तरह से ज़्यादा डाइवर्सिटी गेन प्राप्त हो जाए। और डाइवर्सिटी गेन की वजह से आपका बेसिकली बिट रेट परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। हमने इसके रिजल्ट्स भी देखे थे कि जहां आप एक एंटीना से 2 एंटीना की तरफ बढ़ते हैं या 3 एंटीना की तरफ बढ़ते हैं, आपका बिट रेट ग्राफ जो होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इससे बेसिकली इससे मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर काफ़ी कम हो जाती है जैसे जैसे आपके इंडिपेंडेंट चैनल्स ट्रांसमीटर रिसीवर में बढ़ जाते हैं मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करने की वजह से। तो डाइवर्सिटी बेसिकली आपको बिट रेट परफॉर्मेंस में काफ़ी मदद करती है, और एरे गेन बेसिकली आपको कैपेसिटी में थोड़ी सुधार लाती है क्योंकि आपके SNR की वैल्यू बढ़ जाती है। तो SNR की वैल्यू बढ़ने की वजह से आपकी कैपेसिटी में भी काफ़ी सुधार आता है। तो ये बेसिकली जो भी सिस्टम्स हमने पढ़ा उसमें फोकस मेनली या तो डाइवर्सिटी गेन बढ़ाने का था या तो एरे गेन समझने का था, और इसकी वजह से बिट रेट परफॉर्मेंस में कैसे आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो उसको समझने का एक प्रयत्न था। अब हम पढ़ेंगे अब स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर समझिए ट्रांसमीटर को एक रिसीवर पे एक से ज़्यादा सिंबल भेजने की आवश्यकता है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि आपने बेसिकली ट्रांसमीटर एक सिंबल भेज रहा है, रिसीवर मल्टीपल एंटीना से सिंबल रिसीव कर रहा है, या ट्रांसमीटर सेम सिंबल मल्टीपल एंटीना से भेज रहा है और रिसीवर सिंगल एंटीना से सिंबल रिसीव करने का प्रयत्न कर रहा है। अगर आप मल्टीपल सिंबल्स भी भेज रहे हो तो अगर OSTBC का प्रयोग कर रहे हो तो आप सिर्फ डाइवर्सिटी गेन मिल रहा है। हम अब बढ़ेंगे कैसे एक ट्रांसमीटर अगर मल्टीपल सिंबल्स भेजने का प्रयत्न करता है तो किस तरह से रिसीवर उसे इक्वलाइजेशन की मदद से या डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से उसे डिकोड कर सकता है। तो यही स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग से मेरा तात्पर्य है। इसके बारे में विस्तार में हम आगे जाके और पढ़ेंगे। तो माइमो रिसीवर जनरली 2 तरह के होते हैं। हम बेसिकली जो 2 रिसीवर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, एक तो पहला है जीरो फोर्सिंग और दूसरा है MMSC रिसीवर। ये दोनों रिसीवर बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग से के तात्पर्य में। बेसिकली इसकी मदद करके हम बेसिकली ट्रांसमीटर इन्फॉर्मेशन को रिसीवर पे इक्वलाइज या डिकोड कर सकते हैं।
तो दे वर्क बाय स्पेशली डिकपलिंग द इफेक्ट्स ऑफ द चैनल बाय प्रोसेस नोन एज माइमो इक्वलाइजेशन। ये माइमो इक्वलाइजेशन का प्रयोग करके आप स्पेशली जो ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन है उसे डिकोड कर सकते हैं। तो एक सिंपल पिक्टोरियल में प्रस्तुत करूंगा, उससे आपको ये इससे समझने में और आसानी होगी। समझिए ट्रांसमीटर में जैसे आपके दो एंटीनाज हैं और रिसीवर पे भी दो एंटीनाज को मैं जनरलाइज करूंगा आगे जाके, बट अभी फिलहाल के लिए आप समझिए ट्रांसमीटर पे दो एंटीनाज हैं, दो ट्रांसमीटर, रिसीवर में दो रिसीवर, आप इस तरह से एज्यूम भी कर सकते हैं। और इससे मैं समझिए x1 भेज रहा हूं और इससे x2 भेज रहा हूं, और रिसीवर पे आपको y1 y2 वो है, और बीच में जो चैनल है वो एक चैनल है बीच में h, जो एक चैनल मैट्रिक्स है। तो इसमें मेरा बोलने का तात्पर्य, आपने दो इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, आप x1 और x2। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग से मेरा तात्पर्य यह है कि एक ट्रांसमीटर दो सिंबल्स भेज रहा है, ना कि एक ही सिंबल भेज रहा है। ऐसे दो सिंबल भेज रहा है और रिसीवर पे भी दो सिंबल रिसीव हो रहे हैं, y1 और y2 रिसीवर पे रिसीव हो रहे हैं। तो इस टाइप को चैनल को जैसे हम माइमो चैनल कहते हैं, इसमें हम स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग करके क्या हम x1 और x2 दोनों को डिकोड कर सकते हैं। तो एक समय पे आप दो सिंबल क्या डिकोड कर सकते हैं, तो ये एक सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। हमने टीडीए में, एफडीए में वगैरह के बारे में पढ़ा था। ये स्पेशल डोमेन में मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, जहां आप मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करके मल्टीपल सिंबल्स को डिकोड कर सकते हैं रिसीवर पे। ये एक बहुत ही सिंपल तरीके। इसका एक्सटेंशन एक और हम जनरली हाल फिलहाल में बहुत मशहूर है, वो है मल्टी यूजर माइमो, जहां आप ये एज्यूम करते हैं कि दो इंडिपेंडेंट यूजर से, एक पहला यूजर 1 है और ये दूसरा यूजर 2 है। तो ट्रांसमीटर एक बेस स्टेशन दो यूजर को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकता है। इसे हम जनरली मल्टी यूजर माइमो कहते हैं। और ये बेसिकली बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसकी मदद से दोनों यूजर अपने अपने इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से डिकोड कर सकते हैं। इसलिए हम इसे मल्टी यूजर माइमो, स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस या स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से भी समझते हैं। ये भिन्न भिन्न टर्म है एक ही चीज के लिए, ताकि आप जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है ट्रांसमीटर से, उसे आप रिसीवर में किस तरह से डिकोड कर सकते हो। चलिए अब आगे जाके एक जनरलाइज माइमो सिस्टम को समझने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद जो मैं रिसीवर्स की बात कर रहा हूँ, जीरो फोर्सिंग रिसीवर या MMSC रिसीवर, उसके बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे जनरलाइज माइमो सिस्टम मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, तो देखोगे x1 x2 xt, यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि T ट्रांसमीटर एंटीनाज है, TX एंटीनाज है यहाँ पर, और RX एंटीनाज है। तो बेसिकली आपके ट्रांसमीटर में T एंटीनाज है और रिसीवर पे R एंटीनाज है, और ये चैनल है T और R के बीच में। तो हम जैसे हमने पहले भी नोटेशन समझा है कि जो पहला सबस्क्रिप्ट है वो बेसिकली रिसीवर के इंडेक्स को डिनोट करता है, रिसीवर इंडेक्स, और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो TX के इंडेक्स को डिनोट करता है। जैसे मेरा बोलने का तात्पर्य, अगर मैं समझूं, अगर मैं बोलूं कि H32, इससे मेरा तात्पर्य यह है कि थर्ड रिसीवर सेकेंड ट्रांसमीटर, जो चैनल सेकेंड ट्रांसमीटर से थर्ड रिसीवर के बीच में है, उसे हम जनरली H32 के माध्यम से डिनोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ H32 बेसिकली अगर थर्ड रिसीवर होता यहाँ पर, और सेकेंड ट्रांसमीटर से जो थर्ड रिसीवर के बीच में जो चैनल है उसे H32 के माध्यम से हम डिनोट कर सकते हैं। तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ चैनल जो होंगे वो होंगे R इंटू टी। इसलिए H की जो मैट्रिक्स साइज होगी वो R इंटू टी होगी। R रिसीवर्स है और T ट्रांसमीटर्स है, इसलिए H की जो मैट्रिक्स साइज होगी वो R इंटू टी होगी। R रिसीवर से तो रिसीवर वेक्टर होगी वो R इंटू 1 होगी, ट्रांसमीटर वेक्टर जो होगी वो T इंटू 1 होगी, T ट्रांसमीटर से, और नॉइज जो वेक्टर होगी वो R इंटू 1 होगी, क्योंकि रिसीवर्स पे, हर एक रिसीवर पे इंडिपेंडेंट नॉइज हम एज्यूम कर रहे हैं। तो N1 N2 तो NR हर एक रिसीवर पे इंडिपेंडेंट नॉइज है, जो NR इंटू 1 रिसीवर वेक्टर, रिसीवर नॉइज वेक्टर है, R इंटू 1 रिसीवर वेक्टर है, और R इंटू टी चैनल मैट्रिक्स है, T इंटू 1 ट्रांसमीटर सिग्नल मैट्रिक्स है। तो Y वेक्टर हमने यहाँ पर एक कॉमन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, जो भी वेक्टर्स है उसे हम बोल्ड में डिनोट करेंगे। जैसे Y एक वेक्टर है, रिसीवर वेक्टर मैट्रिक्स है, X है वो TX वेक्टर है, Y जो है वो RX वेक्टर है,
H जो है वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम जनरली बोल्ड फेस में डिनोट करेंगे और कैप्स में डिनोट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स है, चैनल मैट्रिक्स है। और N जो है वो नॉइज वेक्टर है रिसीवर पे, नॉइज वेक्टर है वो रिसीवर पे। तो जैसे कि y की जो साइज है वो r क्रॉस 1 है, h की जो साइज है वो r इंटू टी है, और x की जो साइज है वो t इंटू 1 है, और n की जो साइज है वो r इंटू 1 है। तो इस तरह से हम कोई भी चैनल को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। और इंडेक्स के बारे में पहले बता चुका हूं मैं, पहला सब्सक्रिप्ट डिनोट करता है वो रिसीवर इंडेक्स को डिनोट करता है, और सेकंड सब्सक्रिप्ट जो डिनोट करता है चैनल का वो ट्रांसमीटर इंडेक्स को डिनोट करता है। जैसे हमने, अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं H23, इससे मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि सेकंड रिसीवर पे थर्ड ट्रांसमीटर से जो चैनल आ रहा है उसे हम H23 के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अब तक हमने जो पढ़ा वो डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, लास्ट कुछ लेक्चर्स में एरे गेन के बारे में पढ़ा था, मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग, इक्वल गेन कंबाइनिंग, या तो फिर सिलेक्शन कंबाइनिंग, या तो फिर मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन, डिजिटल बीन फॉर्मिंग, या तो OSTBC कोड्स, सब में आपको बेसिकली डाइवर्सिटी गेन्स प्राप्त हो रहे थे। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का एक प्रॉब्लम जो मेजर है स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग में, वो अगर देखोगे आप, कोई भी एक सिस्टम उठा के देख लो, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको, इस सिस्टम को डिनोट करूँ, y1 को अगर मैं समझिए y1 की वैल्यू लिखता हूँ, तो y1 अगर आप देखोगे इस केस में h11 x1 प्लस h12 x2 प्लस डॉट 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 प्लस h1t xt। तो हर एक रिसीवर पे अगर आपको x1 भी डिकोड करना तो उसमें इंटरफ्रेंस x2 की तरफ से भी आएगा और x3 x4 और xt की तरफ से भी आएगा। तो देखो कि हर एक रिसीवर पे आपकी बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांसमिटेड सिग्नल। हर एक रिसीवर पे जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है आपको, वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लाइड बाय द चैनल ऑफ ऑल द ट्रांसमिटेड सिंबल्स। तो अगर आपको x1 डिकोड करना है तो बेसिकली x2 x3 xt तक वो सॉर्ट ऑफ इंटरफ्रेंस, एज अ इंटरफ्रेंस ऐड करेगा अगर आपको x1 डिकोड करना है। सिमिलरली अगर आपको x2 डिकोड करना है तो बाद बाकी सिंबल्स इंटरफ्रेंस ऐड करेंगे। अगर आपको x3 डिकोड करना है तो x1 x2 x4 x5 xt तक इंटरफ्रेंस, एज अ इंटरफ्रेंस ऐड करेंगे। तो वो चीज मैंने यहां स्टेट किया है। इंटरफेयर विद t-1 अदर स्ट्रीम्स विच पोजेज अ क्लियर चैलेंज फॉर द रिसीवर फॉर अ स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम। तो जैसे मैं बताइए, एक मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम है, आप भिन्न भिन्न सिंबल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं x1 x2 xt तक, आपको हर एक सिंबल रिसीवर पे डिकोड करना है तो आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन प्राप्त हो सके। लेकिन डिकोडिंग करने में एक सबसे बड़ा समस्या यह है क्योंकि हर एक सिंबल पे बाद बाकी सिंबल्स का इंटरफ्रेंस आ रहा है। तो जो मेन टेक्निक होता है वो हाउ टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ दिस इंटरफ्रेंस। जैसे हमने देखा y1 के केस में बहुत सिंपल, फिर से मैं नोट करूंगा, h11 x1 प्लस h12 x2 प्लस h13 x3 प्लस h1t xt। तो देखोगे अगर x1 भी डिकोड करना, डिजायर्ड x1 है, तो ये बाद बाकी जो टर्म्स है वो इंटरफ्रेंस है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका बेसिकली इक्वलाइजेशन और जीरो फोर्सिंग से मेरा तात्पर्य ये है कि कैसे आप इस इंटरफ्रेंस को रिसीवर पे आप मिटिगेट करोगे। तो द पर्पस ऑफ द डीमल्टीप्लेक्सिंग स्कीम और इक्वलाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगर मैं जीरो फोर्सिंग की बात करूं या तो फिर मिनिमम मीन स्क्वायर इक्वलाइजेशन की बात करूं, उससे मेरा तात्पर्य ये है कि आप किस तरह से इक्वलाइजेशन का प्रयोग करके रिसीवर पे आप ये इंटरफ्रेंस का जो इम्पैक्ट है उसे कम कर सकते हो। इट कैन बी शोन दैट फॉर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा स्ट्रीम्स RH, अगर मैं जैसे माइमो सिस्टम्स में मैंने दिखाया कि आपकी H की वैल्यू जो होती है, H जो मैट्रिक्स है वो R क्रॉस T है, और H बेसिकली एक कंपोज करता है H11 H12 H1T, सिमिलरली H21 H22 H2T H31 H32 और H3T। सिमिलरली अगर मैं 4 तक चला जाता हूँ, HT1 HT2 HR1 होगा ये, HR1 HR2 HRT। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो बेसिकली अगर इसमें नंबर ऑफ
ट्रांसमीटर एंटीना जिसे हमने टी से डिनोट किया है, और नंबर ऑफ रिसीवर एंटीना जिसे हमने एनआर से डिनोट किया, आर से डिनोट किया। अगर इसमें नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास टी है और नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनास आर है, तो एन टी इस केस में इक्वल टू टी है और एन आर इस केस में इक्वल टू आर है। तो आर एच होगा, वो उससे हम जनरली आगे जाकर पढ़ेंगे, उसे स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन के नाम माध्यम से भी जानते हैं। वो इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ एन टी कॉमा एन आर है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन जो मैं ले रहा हूं कि हर एक जो चैनल है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो आर एच की वैल्यू इससे कम होगी, आर एच की जो वैल्यू होगी वो इससे कम होगी। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो भी चैनल है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो ये इसकी वैल्यू मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। RH की वैल्यू अगर ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, जो यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हर एक जो चैनल है H11, H12, H1T और H21, H22, H2T, जो भी चैनल कोफिशिएंट्स है सब इंडिपेंडेंट है और सब बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ फेडिंग है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इसमें अगर थोड़ी भी कोरिलेशंस होंगी तो जो आपकी जो RH की वैल्यू होगी वो मिनिमम नंबर ऑफ NT कॉमा NR से कम होगी। यानी मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं NT और NR को रिप्लेस करके T कॉमा R भी कर सकता हूँ, क्योंकि NT डिनोट करता है नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास, NR डिनोट करता है नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनास। इसके बारे में विस्तार में हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसे बेसिकली RH को स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन भी कहते हैं, और ये इक्वल टू नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज ऑफ द चैनल के माध्यम से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। बस अभी के लिए आप इतना जानना जरूरी है कि आपको जो मैक्सिमम मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिल सकता है वो RH है, और तभी मिल सकता है जो हर एक चैनल ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हर एक चैनल ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में इंडिपेंडेंट है, तो आपको मैक्सिमम स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन जो मिल सकता है वो है RH। अदरवाइज RH की जो वैल्यू होगी वो कम होगी मिनिमम नंबर ऑफ NT कॉमा NR से। जो ये इक्वेशन वो फॉलो होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। It follows that the capacity of a NT, NR MIMO system, यानी T क्रॉस R MIMO सिस्टम, T अगर ट्रांसमीटर से रहे, R अगर रिसीवर से, T को मैंने NT से डिनोट किया है इस केस में सिर्फ समझाने के लिए, और R को NR से डिनोट किया है समझाने के लिए कि NR मीन्स नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनास, NT मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास। अगर मैं उस कैपेसिटी की बात करूं तो ये थ्योरेटिकली इतनी कैपेसिटी एक माइमो सिस्टम में पॉसिबल है बिकॉज ऑफ स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन। बिकॉज ऑफ स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन। अगर आप देखोगे कैपेसिटी लीनियरली स्केल कर रही है RH के साथ। जैसे जैसे आपकी RH को जनरली अब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं, आगे जाके हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आपकी RH की वैल्यू बढ़ेगी तैसे जैसे आपकी कैपेसिटी लीनियरली स्केल होगी माइमो सिस्टम में एक एज कंपेयर टू साइसो सिस्टम। ये बेसिकली ये स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से ये संभव है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन है। यानी आप कैपेसिटी को लीनियरली स्केल कर सकते हो, जैसे आप ट्रांसमीटर पे और रिसीवर पे एंटीना बढ़ाते जाओगे और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट चैनल्स ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में बढ़ती जाएंगी, आप कैपेसिटी जो होगी माइमो सिस्टम की वो लीनियरली स्केल होगी एज कंपेयर टू अ साइसो सिस्टम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन है। इसकी वजह से माइमो सिस्टम में बेसिकली आप काफ़ी नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो, काफ़ी कैपेसिटी में वृद्धि भी ला सकते हो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ऑफ RH, जिसे हम स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन भी कहते हैं, जिसे हम बेसिकली आगे जाके देखेंगे वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसे ये भी इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स, बेसिकली अगर सब इंडिपेंडेंट पाथ्स है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में तो RH की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस केस में मिनिमम ऑफ NT कॉमा NR। इसे मैंने आगे जाके भी ये भी इसको मैंने आगे जाके भी स्ट्रेस दिया है। इट शुड बी एम्फसाइज दिस रिजल्ट्स आर थ्योरेटिकली रिजल्ट्स है ये। एंड एज्यूम आइडियल स्केटरिंग, जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आइडियल स्केटरिंग है और सब में इंडिपेंडेंट है। अगर इस केस ये चीज़ फॉलो नहीं होती है, आइडियल स्केटरिंग नहीं है और मैट्रिक्स इल कंडीशनड है, फुल रैंक नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी जो कैपेसिटी मिलेगी सी माइमो की वो ऑब्वियसली लेस होगी एक कंपेयर टू स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन ऑफ साइसो। अगर मैं स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन इसको मैं इस तरह से भी लिखता हूँ, मिनिमम ऑफ NT कॉमा NR सी साइसो, क्योंकि आपकी RH की वैल्यू विल बी लेस देन मिनिमम ऑफ NT कॉमा NR। तो अगर आपकी इल कंडीशन मैट्रिक्स है या अगर आपके फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है, फॉर इल कंडीशन मैट्रिक्स,
इनकंडीशनल मैट्रिक्स में तात्पर्य एच से है, चैनल मैट्रिक्स से। तो ये सब आगे जाके और डिटेल में थोड़ा और समझेंगे, बट इस हाल फिलहाल के ये समझना आपके लिए जरूरी है कि स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन अगर सब कुछ आइडियल सिनारियो रहा और सब चैनल्स इंडिपेंडेंट रहे तो आपकी जो कैपेसिटी है माइमो सिस्टम की वो लीनियरली स्केल करती है एज कम्पेयर टू अ साइसो सिस्टम। तो जैसे जैसे आप ट्रांसमीटर और रिसीवर पे नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ाते रहोगे आपकी कैपेसिटी में उतनी वृद्धि होते रहेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और इस फैक्टर को, जिस फैक्टर से वो बढ़ रहा है उसे हम जनरली स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन के माध्यम से भी जानते हैं। चलिए अब पहला एक बहुत सिंपल इक्वलाइजेशन पढ़ने का प्रयत्न करते हैं जिसे माइमो जीरो फोर्सिंग। जीरो फोर्सिंग एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसे हमने पहले भी कभी एक बार देखा था जहां हम बेसिकली इक्वलाइज करने का प्रयत्न कर रहे थे साइसो चैनल को, बट इस केस में हम माइमो चैनल के माध्यम से इसे और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे पहले भी देखा हमने एक चैनल को y इक्वल टू एच एक्स के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं। y जो है वो आपकी रिसीवर वेक्टर है, x जो है वो आपके ट्रांसमीटर वेक्टर है, h जो है वो चैनल मैट्रिक्स है और n जो है वो आपका एक नॉइज वेक्टर है। तो अगर आप देखा जाए जीरो फोर्सिंग सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, आप चैनल को इन्वर्ट कर रहे हैं और बेसिकली जो इंटरफ्रेंस है आप उसे फोर्स कर रहे हैं ताकि वो जीरो हो जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर समझिए साइसो सिस्टम है, आपने x भेजा है और आपको x भेजा है ट्रांसमीटर से और आपको y रिसीवर पे y रिसीव हुआ है, तो y को हम पहले भी देखें hx प्लस n के माध्यम से हम लिख सकते हैं। अगर इस चैनल को हमको इक्वलाइज करना है और इम्पैक्ट कम करना है इसमें बेसिकली इंटरफ्रेंस वगैरह का, तो हम बेसिकली इसको सिंपली y को h से डिवाइड कर देंगे। हम एज्यूम करते हैं कि रिसीवर पे h का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो हम अगर इसको इस तरह से कर दिया हम लोगों ने तो हमें x का एस्टिमेट मिल जाएगा, वो हो जाएगा y बाई एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एन बाई एच। तो x का एस्टिमेट इस तरह से हम निकाल सकते हैं, x बार इक्वल टू एक्स प्लस एन बाई एच। तो एक बहुत सिंपल साइसो जीरो फोर्सिंग है, ये साइसो जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजर, ठीक है। तो इसको हम अभी माइमो में समझने का प्रयत्न करते हैं। इसमें देखोगे x बार जो है y बाई एच, अगर h की इंफॉर्मेशन रिसीवर पे ऑलरेडी है, रिसीवर के पास CSI है, तो h को बस y से डिवाइड कर लेगा और उसकी वजह से उसे x का एस्टिमेट मिल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज। इसमें आगे जाकर देखेंगे इसकी बेसिकली नॉइज इनहांसमेंट वगैरह कैसे होती है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, बट ये बहुत सिंपल टेक्निक है जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजेशन समझने का। तो जीरो फोर्सिंग सोल्यूशन इस तरह से मैंने बताया, आप h इनवर्स y, जैसे यहाँ पर हमने लिखा y बाई एच, ये सिंपली h इनवर्स y है क्योंकि h एक मैट्रिक्स है जिसका सोल्यूशन x प्लस h इनवर्स n, तो x बार जो होगा वो h इनवर्स y एक सिंपल सोल्यूशन है जैसे हमने देखा इस केस में भी। लेकिन इसमें एक दो तीन इश्यूज हैं। पहला इश्यूज क्योंकि h एक मैट्रिक्स है, h एक स्केलर एंटिटी नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो इन्वर्स जो होता है h इन्वर्स ओनली एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन r इक्वल टू t। जब नंबर ऑफ रिसीवर्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स होते तभी ये एग्जिस्ट करता है, और ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है भी ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स फुल रैंक हो। अगर वो मैट्रिक्स रैंक डेफिशिएंट है और रैंक डेफिशिएंट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स नहीं है, ऑल द कॉलम्स आर नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट या ऑल द रोज आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये रैंक डेफिशिएंट होगा, तो इसको इन्वर्टिबल आप नहीं कर सकते। तो मैट्रिक्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सूडो इन्वर्स निकालते हैं। तो हमने देखा कि इन्वर्स अगर आप कर सकते हो चैनल मैट्रिक्स उसे जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजेशन कहते हैं, लेकिन हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ इन्वर्स पॉसिबल है और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी उन्हीं मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है जो रैंक डेफिशिएंट नहीं है। अगर मैट्रिक्स रैंक डेफिशिएंट है तो आप उसका इन्वर्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, हम एक अलग तरह के इन्वर्स का प्रयोग करते हैं जिसे हम सूडो इन्वर्स कहते हैं। In case of zero forcing, the effects of interference is reduced by pre-multiplying the received matrix by Moore-Penrose pseudo inverse, जिसे हम pseudo inverse के माध्यम से जानते हैं। तो instead of multiplying by H inverse Y, हम आगे जाके देखेंगे हम pseudo inverse का प्रयोग करेंगे जिसे हम आगे जाके इस तरह से डिनोट करेंगे। pseudo inverse का प्रॉपर्टीज क्या है, if R is greater than T, अगर R की वैल्यूज T से ज्यादा है, अगर आपके नंबर ऑफ रिसीवर्स एंटीनाज नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना से ज्यादा है या नंबर ऑफ रिसीवर्स ट्रांसमीटर से ज्यादा है, तो आप सूडो इन्वर्स का प्रयोग कर सकते हैं। मोर RX देन TX, तो बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो इट इज इनकंसिस्टेंट एंड कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन।
मोर इक्वेशंस और मेजरमेंट्स देन अननोन्स, क्योंकि आपके रिसीवर्स ज़्यादा है ट्रांसमीटर से, तो आपके रिसीवर पे आपकी मेजरमेंट्स या नोन इक्वेशंस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अननोन्स, क्योंकि आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस जो होंगी वो आर होंगी और नंबर ऑफ अननोन्स जो होंगे वो टी होंगे, क्योंकि आपके रिसीवर्स की वैल्यू ज़्यादा है ट्रांसमीटर, तो रिसीवर पे आपके नंबर ऑफ इक्वेशन जो बनेंगी y1 या y2 या yr तक वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन और नंबर ऑफ अननोन सिंबल्स और x1 x2 xt तक। ठीक है, तो आपकी देखोगे नंबर ऑफ रिसीवर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रांसमीटर्स, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ अननोन्स, जो अननोन जिसे हम टी से डिनोट कर रहे हैं और रिसीवर जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप समझिए, इसमें हमारा मेन तात्पर्य यह है कि हमें x1 x2 xt तक डिकोड करना है। अगर हमें उससे डिकोड करना है, हमें जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, और जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजेशन में हमने देख लिया है कि अगर आर की वैल्यू टी से ज़्यादा है तो बेसिकली आपकी जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी y1 y2 yr तक वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, आर इक्वेशंस एंड टी अननोन्स, देयर माइट नॉट बी एग्जैक्ट सोल्यूशन, क्योंकि ये इसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि आपकी आर की वैल्यू ज़्यादा है। नॉन एग्जिस्टेंस, हेंस वी कैन अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशन, यानी हम एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, आर की संख्या टी से ज़्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज मोर देन नंबर ऑफ अननोन, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, तो मिनिमम एरर सोल्यूशन निकालेंगे, जो सोल्यूशन आपकी एरर को मिनिमाइज कर सके। अमॉन्ग ऑल पॉसिबल ट्रांसमिट वेक्टर एस, चूज द मिनिमम एरर वेक्टर। आप जितने भी एक्स, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि आपके टी ट्रांसमीटर्स एंटीनास हैं, तो x1 से st तक है, तो आपके बहुत सारे ट्रांसमीटर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हम वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे जो आपकी एरर को मिनिमाइज करेगी। तो इसको देखते हैं किस तरह से हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर्स एरर, मिनिमम एरर सॉल्यूशन, एरर फंक्शन पहले हम डिनोट करेंगे। वो एरर फंक्शन बेसिकली हमें इसे मिनिमाइज करना है, जो y और hx बेसिकली हमने देखा y इक्वल टू hx प्लस n है, और n जो n वेक्टर है वो रैंडम है, s जो है चैनल मैट्रिक्स है, x जो ट्रांसफर। हम बेसिकली रिसीवर से इस एरर को मिनिमाइज करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपकी कौन सी x की वेक्टर है जो इस वैल्यू को मिनिमाइज करेगी। आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ x, विच x वेक्टर विल मिनिमाइज दिस फंक्शन, इस एरर फंक्शन। हमें बेसिकली वो वेक्टर पता लगाना है x का जो ये एरर फंक्शन को मिनिमाइज करेगी। तो हम बेसिकली इसका लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन निकालते हैं। लीस्ट स्क्वायर से बेसिकली हम स्क्वायर कर लेंगे इसको, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो बेसिकली ये हम फिलहाल के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि ये सब रियल है, y भी रियल है, h भी रियल है, x भी रियल है। इसको आगे जाके हम सिंपली कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देंगे और ट्रांसपोज को कंजुगेट ट्रांसपोज से रिप्लेस कर देंगे। हाल फिलहाल के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ ट्रांसपोज है, क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कि x, h और y तीनों रियल है। आगे जाके हम ये एज्यूम करेंगे कि x, h और y तीनों अगर कॉम्प्लेक्स है तो बेसिकली हम ट्रांसपोज को कंजुगेट ट्रांसपोज से सिंपली रिप्लेस कर देंगे। तो y माइनस एच एक्स होल स्क्वायर, मैं इसको इस तरह से आराम से लिख सकता हूँ, y माइनस एच एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई माइनस एच एक्स। और अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो y इंटू वाई इस तरह से लिख सकता हूँ, y ट्रांसपोज y पहला टर्म हो जाएगा। इसमें दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, तो टोटल आपके 4 टर्म्स होंगे। तो पहला टर्म y इंटू वाई, वाई ट्रांसपोज y, एच एक्स इंटू एच एक्स इंटू y। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x ट्रांसपोज h ट्रांसपोज इंटू y। ये बहुत सिंपल है, h ट्रांसपोज इक्वल टू x ट्रांसपोज h ट्रांसपोज, तो हम इसको x ट्रांसपोज h ट्रांसपोज इंटू y के माध्यम से लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इसको y ट्रांसपोज एच एक्स लिख सकते हो, y ट्रांसपोज एच एक्स थर्ड टर्म हो गया, और फोर्थ टर्म जो होगा वो होगा आपका x ट्रांसपोज h ट्रांसपोज एच एक्स, x ट्रांसपोज h ट्रांसपोज एच एक्स। तो आपकी 4 टर्म्स इसमें आराम से मिल जाएंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे y से पहले y को फिर h एक्स से, h एक्स को फिर y से, h एक्स को फिर h एक्स से, तो आपके 4 टर्म्स मिल जाएंगे। x h t विल बी इक्वल टू h x ट्रांसपोज। तो ये सिंपली इसका भी नोटेशन का प्रयोग करके हम टर्म्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो हमें अगर मिनिमाइज निकालना है, मिनिमम सोल्यूशन निकालना है, जो x का वेक्टर, आप उस वेक्टर को सिलेक्ट करोगे जो आपके एरर फंक्शन को मिनिमाइज करेगा, तो हम बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करके और डिफरेंस की वैल्यू 0 कर सकते हैं, हम उससे आपको इसका मिनिमम सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, जो y माइनस एच एक्स होल स्क्वायर है, जो एरर लीस्ट स्क्वायर एरर सोल्यूशन है, उसे हमने डिफरेंशिएट किया तो बहुत सिंपली हम डिफरेंशिएशन रूल लगा के
इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले टर्म में अगर आप देखोगे ये टर्म, इसमें कोई भी x नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ये 0 हो जाएगी। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं, सेकेंड टर्म में आप देखोगे HTY जो है वो कांस्टेंट होगी और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपली हम इसे HTY के माध्यम से लिख सकते हैं। तो ये टर्म ये हो जाएगी और पहली टर्म जो है वो 0 ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कोई x टर्म है नहीं और हम डिफरेंशिएशन x के साथ कर रहे हैं। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं, सेकेंड टर्म अगर आप देखोगे YTHX, तो जैसे ये सेम नोटेशन का मैं यहां प्रयोग कर सकता हूं, YTHX है तो मैं इसको YTH को भी HTY के माध्यम से लिख सकता हूं और डिफरेंशिएशन x के है तो x को हम ऐसा डिफरेंशिएट करें तो YTH कांस्टेंट है तो हम इसको इस माध्यम से भी लिख सकते हैं इसका प्रयोग करके। अब बचा फोर्थ टर्म, फोर्थ में बेसिकली हम सम रूल का प्रयोग करेंगे, डिफरेंशिएशन सम रूल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें दो टर्म्स को हम डिफरेंशिएट, दो x है तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये x को कांस्टेंट मान के, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये x को कांस्टेंट मान के। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये सिंपली हम इसको बहुत सिंपल एक्सटेंशन से इससे ले सकते हैं। पहले जब हमने xt को कांस्टेंट माना है तो HTHX आ जाएगा, फिर बाद में इस x को मान के बाद बाकी टर्म को डिफरेंशिएट किया तो हमें HTHX इसमें भी मिल जाएगा। सेम हमने इसी चीज का प्रयोग यहां पर भी किया है। ओके, तो सिंपली आप देखोगे हमें चार टर्म्स मिल गए हैं। पहला टर्म 0 है और ये टर्म और ये टर्म आप देखोगे सेम है तो मैं इसको -2 HTY के माध्यम से ले सकता हूं और ये टर्म दोनों सेम है तो मैं इसे 2H ट्रांसपोज HX के माध्यम से लिख सकता हूं। तो अब देखोगे जो हमने डिफरेंशिएशन किया है उसको हम इस माध्यम से लिख सकते हैं -2H ट्रांसपोज Y प्लस 2H ट्रांसपोज HX, और हमें यह निकालना है कि कौन सा x वेक्टर आपको मिनिमम एरर देगा। तो बेसिकली हम इसकी वैल्यू इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। मिनिमम आपको तभी मिलेगा जब डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको अगर मैं 0 इक्वल टू 0 कर दूंगा तो इसमें हमें मिनिमम एरर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये चीज मैंने आगे भी जाके की है, df/dx -2H ट्रांसपोज y प्लस 2H ट्रांसपोज HX इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सिंपली मुझे x बार की और x एस्टिमेट मिल जाएगा H ट्रांसपोज H माइनस H ट्रांसपोज Y। तो ये है मिनिमम स्क्वायर सॉल्यूशन, लीस्ट स्क्वायर्स मिनिमम लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। बेसिकली ये जो एक्स वेक्टर जो मुझे मिनिमम सॉल्यूशन देगा वो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हम ये सॉल्यूशन जो होता है ये सॉर्ट ऑफ, अगर आप देखोगे, अगर आपको याद होगा हमने इस तरह से लिखा था एक एस्टिमेशन H माइनस Y इक्वल टू Y। ये तभी पॉसिबल था जब हम देखा तब आपकी H मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या स्क्वायर मैट्रिक्स है और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, और इन्वर्टेबल तभी पॉसिबल है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और पूरी जो बेसिकली रैंक डेफिशिएंट नहीं है। अगर R की वैल्यू T से ज़्यादा है, रैंक डेफिशिएंट है और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो बेसिकली हम सूडो इन्वर्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये बेसिकली उसका सॉल्यूशन है। तो एस्टिमेट ऑफ x गिवन h एंड y, अगर आपको h की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है तो आप x को आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर आपको x1, x2, xt तक पता लगाना है और अगर आपको रिसीवर पे h की वैल्यू पता है तो आप इक्वेशन 6.5 का प्रयोग करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी हम जीरो फोर्सिंग सॉल्यूशन कहते हैं। नॉट एग्जैक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि आप एग्जैक्ट सूडो इनवर्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक बेसिकली अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है क्योंकि आप सूडो इनवर्स का प्रयोग कर रहे हैं, आप एग्जैक्ट इनवर्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू मिनिमाइज एरर, जैसे हमने देखा था, हमने एरर मिनिमाइज करने का प्रयत्न किया था। बेसिकली हमने ये मिनिमाइज करने का प्रयत्न किया था। तो क्योंकि ये एरर मिनिमाइज करने का प्रयत्न किया, इसलिए हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल रहा है जो आपकी एरर को मिनिमाइज कर रहा है। व्हेन डेटा इज कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बताया, अगर डेटा आपका कॉम्प्लेक्स होगा तो बेसिकली आप ट्रांसपोज को कंजुगेट ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दोगे। तो टी को आप देखोगे मैंने यहां पर h से रिप्लेस कर दिया है। और अगर आप 6.5 और 6.6 को कंपेयर करोगे तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि 6.5 में हमने एज्यूम किया था कि जो डेटा है वो रियल है इसलिए वो ट्रांसपोज था, और 6.6 में एज्यूम कर रहे हैं जो डेटा है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपकी जो x वेक्टर, y वेक्टर और h वेक्टर जो कॉम्प्लेक्स है इसलिए आप x की जो एस्टिमेट है
वो H कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू H -1 HHY। और जो ये टर्म है इसे हम बेसिकली सूडो इनवर्स कहते हैं, H डैगर। इसे मैंने H डैगर के माध्यम से डिनोट किया है। H डैगर जो है वो बेसिकली H डैगर जो है वो बेसिकली H -1 H है। वाई सूडो इनवर्स? क्योंकि अगर मैं इसको H से मल्टीप्लाई करूं, लेफ्ट जो है ये आपका H डैगर है, अगर मल्टीप्लाई करूं H के साथ तो उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर लेफ्ट में उसको मल्टीप्लाई करूं H के साथ तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, इसलिए हम इसे सूडो इनवर्स कहते हैं। जैसे H -1 इंटू H इज इक्वल टू Y, तो H सो तो इनवर्स हो जाएगा। यहां पर हम अगर इसका प्रयोग करेंगे H डैगर का, H जो इस टर्म का, और इसको H से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ जाएगी, इसलिए ये सूडो इनवर्स है। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सूडो इनवर्स का। अगर आपको जीरो फोर्सिंग सोल्यूशन में का सिंपल सोल्यूशन देखा हमने 6.5 और 6.6 के माध्यम से, सूडो इनवर्स का प्रयोग करके x की जो वेक्टर है उससे आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं रिसीवर पे। सो सूडो इनवर्स इज लेफ्ट इनवर्स, क्योंकि हम देखोगे इसमें लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया है H के साथ, इसलिए लेफ्ट इनवर्स भी कहते हैं। इनवर्स इज यूनिक, जैसे मैंने पहले बताया था, इनवर्स जो सोल्यूशन होगा H -1 वो यूनिक होता है, लेकिन सूडो इनवर्स जो होता है वो यूनिक नहीं होता है। सूडो इनवर्स जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक नहीं होता, वो एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आपको प्रदान कर रहा है टू मिनिमाइज द एरर। इफ इनवर्स एग्जिस्ट, अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपके सूडो इनवर्स इनवर्स पे तब्दील हो जाएगा। अगर आपके समझे स्क्वायर मैट्रिक्स है, फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो आप अगर H इनवर्स निकालोगे, H सूडो इनवर्स निकालोगे, दोनों सेम वैल्यूज देंगी। The process of pre-multiplying the received signal by the pseudo-inverse of the channel matrix H and then performing detection constitutes a zero forcing detection। तो जैसे हमने देखा है कि आप पहले बेसिकली एक प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे x की जो हमने वैल्यू देखा, x एस्टिमेट है, वो जो वैल्यू है वो H सॉरी ट्रांसपोज, तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली एक सूडो इनवर्स वाली वैल्यू है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अ जीरो फोर्सिंग, क्योंकि आप बेसिकली y के साथ एक H इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ताकि आपकी x की वैल्यू मिल जाए। ये एक जीरो फोर्सिंग सोल्यूशन है, सिंपल जीरो फोर्सिंग सोल्यूशन है, क्योंकि आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए आपने सूडो इनवर्स का प्रयोग किया है। और सूडो इनवर्स यानी ये सूडो इनवर्स है, जिसे हमने H डैगर के माध्यम से भी डिनोट किया है। It's shown that pre-multiplying y by H pseudo inverse, this is pseudo inverse, eliminates interference। अगर आप देखोगे इसमें आपकी पूरी इंटरफ्रेंस एलिमिनेट हो जाती है और इक्विवेलेंटली इट फोर्सेस द इंटरफ्रेंस टू बी जीरो। ये आपकी इंटरफ्रेंस को भी जीरो कर देती है ताकि आप x1 से xt तक आराम से डिकोड कर सकते हैं। हेंस द टर्मिनोलॉजी जीरो फोर्सिंग, इसलिए हम इसे जीरो फोर्सिंग कहते हैं, क्योंकि आप इंटरफ्रेंस को फोर्स कर रहे हो ताकि वो जीरो हो जाए। However, the noise term has been pre-multiplied by H dagger. Unfortunately, the elimination of interference in zero forcing solution comes at the expense of growth in the noise power called as noise amplification। ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जीरो फोर्सिंग के साथ। तो जीरो फोर्सिंग में देखा आप फोर्स कर रहे हो इंटरफ्रेंस को जीरो हो जाए, क्योंकि आप बेसिकली एक सूडो इनवर्स का प्रयोग कर रहे हो। सूडो इनवर्स यानी आप सूडो इनवर्स आप y में मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसकी वजह से आपकी जो इंटरफ्रेंस है, जो बाद बाकी इंटरफ्रेंस टर्म है वो जीरो हो जाएंगी। लेकिन उससे एक आपको नुकसान ये हो रहा है, क्योंकि आपकी नॉइज टर्म है उसमें भी आप H से डिवाइड कर रहे हो, उसकी वजह से आपके नॉइज में एम्प्लीफिकेशन होने का खतरा रहता है। इसको बहुत आसानी तरीके से हम एक सीसो एग्जांपल जो देखा था उसके माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमने देखा था x एस्टिमेट, अगर सीसो में बात करूं तो x एस्टिमेट यानी y बाई h यानी x प्लस n बाई h। तो ये टर्म देखोगे आप इंटरफेरेंस तो जीरो कर देंगे। आप अगर सिस्टम में समझे माइमम भी बेसिकली आपकी जो x1 x2 x3 x4 सब आपके डिकोड हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो नॉइज टर्म है, क्योंकि आप h से उसे डिवाइड कर रहे हो,
इससे वजह से क्या होगी, अगर एच की वैल्यू जीरो बहुत नज़दीक अगर आप डीप फेड में होगे या एच की वैल्यू काफ़ी कम होगी तो ये टर्म काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इससे आपकी एसएनआर की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि इससे बोलते हैं हम नॉइज एम्पलीफिकेशन। क्योंकि आप बेसिकली थ्योरेटिकली आप देखोगे, आप y को h से डिवाइड कर रहे हो या y में आप सूडो इनवर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी वजह से n जो नॉइज फैक्टर वो भी h से डिवाइड हो रहा है। उसका अगर आपकी h की वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू रहेगी तो आपकी नॉइज में काफ़ी एम्पलीफिकेशन हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी नॉइज की पावर काफ़ी बढ़ जाएगी और एसएनआर काफ़ी कम हो जाएगी। तो हालांकि आपने इंटरफ्रेंस को तो जीरो कर दिया, बट इसमें नॉइज एम्पलीफिकेशन होने का खतरा रहता है। तो इसलिए इसमें एक मेजर डिसएडवांटेज जो जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजेशन का वो होता है, क्योंकि आपकी इंटरफ्रेंस तो आपने नलीफाई कर दी, फोर्स कर दी इसे जीरो होने में, बट आपकी नॉइज एम्पलीफिकेशन हो जाती है। और डाइवर्सिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, डाइवर्सिटी ऑर्डर जो जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजर्स का होता है वो r माइनस टी प्लस 1 होता है। तो अगर समझिए, अगर एग्जांपल लेता हूं, अगर आपकी वैल्यू r की वैल्यू 4 है और t की वैल्यू 2 है तो डाइवर्सिटी गेन जो आपको मिलेगी वो 3 मिलेगी। और मल्टीप्लेक्सिंग गेन जो होगी, इसका अगर मैंने एज्यूम कर रहा हूं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों इंडिपेंडेंट है तो मिनिमम ऑफ r कॉमा टी होगी। तो RH की अगर जो वैल्यू हमने पहले भी देखा, मिनिमम ऑफ NT कॉमा NR, मैं बस सबसे सिंपल T कॉमा R से रिप्लेस कर रहा हूँ। T यानी नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास, R यानी नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनास। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऑल द पाथ्स आर इंडिपेंडेंट, ये मल्टीप्लेक्सिंग गेन आपको मिल जाएगा। लेकिन डाइवर्सिटी गेन में इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि आप एंटीनास को या तो डाइवर्सिटी के लिए यूज कर सकते हैं या तो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप दोनों के लिए यूज कर रहे हो तो आपकी इसमें ट्रेड ऑफ होती है। भले आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन इसमें मिल जाएगा जीरो फोर्सिंग की वजह से, बट आपके डाइवर्सिटी गेन में नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके अगर आप रिसीवर एंटीनास 4 है, ट्रांसमीटर एंटीनास 2 है, अगर आपने एसटीबीसी का प्रयोग किया होता तो आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर 8 मिल सकता था 4x2, लेकिन क्योंकि आपने स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के लिए प्रयोग किया है इसका, तो आपका डाइवर्सिटी गेन कम होकर सिर्फ 3 रह गया है। और जब R इक्वल टू टी होगा तो डाइवर्सिटी आपको सिर्फ 1 मिलेगी, यानी डाइवर्सिटी गेन या डाइवर्सिटी ऑर्डर सिर्फ आपको 1 मिलेगी। ये ट्रेड ऑफ होता है मल्टीप्लेक्सिंग और डाइवर्सिटी के बीच में। या तो आप मल्टीप्लेक्सिंग गेन ज़्यादा ले लो या तो डाइवर्सिटी गेन सबसे ज़्यादा ले लो, लेकिन अगर आपको दोनों गेन लेना है तो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन चाहिए तो आपको डाइवर्सिटी गेन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर आपको फुल डाइवर्सिटी चाहिए तो आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड ऑफ है, इस पर काफ़ी पेपर्स भी अवेलेबल है जहां उन्होंने विस्तार में डाइवर्सिटी मल्टीप्लेक्सिंग ट्रेड ऑफ के बारे में बात की है। संक्षेप में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपने जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजेशन पढ़ा, अगर आपकी R की कुछ वैल्यू है, T की कुछ वैल्यू है, तो आपकी जो मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिलेंगी, अगर रैंक फुल रैंक मैट्रिक्स रहेगा तो मिनिमम ऑफ T कॉमा R मिलेगा, नंबर ऑफ ट्रांसमीटर एंटीनास और नंबर ऑफ रिसीवर एंटीनास, और डाइवर्सिटी गेन जो मिलेगी वो मिलेगी आपको R माइनस टी प्लस 1। तो आपकी डाइवर्सिटी गेन में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है अगर आपको फुल मल्टीप्लेक्सिंग गेन चाहिए। अगर आपको फुल डाइवर्सिटी गेन चाहिए तो आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन नहीं मिलेगा। तो ये ट्रेड ऑफ होता है एक सिस्टम में, ठीक है। तो अगर मैं संक्षेप में समझाने का प्रयत्न करूं, अगर R इक्वल टू 4 है, T इक्वल टू 2 है, तो आपको अगर सिर्फ डाइवर्सिटी गेन चाहिए तो आपका डाइवर्सिटी गेन हमने पहले भी पढ़ा था, वो मिल जाएगा आपको 4 × 2 8। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन भी चाहिए तो मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिनिमम ऑफ T कॉमा R, आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन इसमें RH अगर मैं सब कुछ इंडिपेंडेंट करूं तो वो 2 मिल जाएगा, क्योंकि आपकी T की वैल्यू 2 है। और डाइवर्सिटी गेन जो मिलेगी इस केस में आपको दोनों चीजें, अगर मल्टीप्लेक्सिंग डाइवर्सिटी गेन आपको मिल गई, अगर सिर्फ आपको डाइवर्सिटी गेन ही चाहिए थी, और अगर आपको सिर्फ डाइवर्सिटी गेन इस केस में मिलेगी R माइनस टी प्लस 1 यानी सिर्फ 3, तो डाइवर्सिटी गेन सिर्फ 3 मिलेगी, लेकिन आपको इसमें मल्टीप्लेक्सिंग गेन 2 का भी मिल रहा है। और अगर सिर्फ आपको डाइवर्सिटी गेन चाहिए, मल्टीप्लेक्सिंग गेन नहीं चाहिए, तो आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी गेन मिल जाएगी ये, और मल्टीप्लेक्सिंग गेन नो मल्टीप्लेक्सिंग गेन, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ है डाइवर्सिटी मल्टीप्लेक्सिंग के बीच में। तो नॉइज एम्प्लीफिकेशन के बारे में हमने पहले भी देखा है कि h माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस 1, ये टर्म जो वेक्टर में अगर मैं समझने का प्रयत्न करूं, हमने साइज सिस्टम के लिए पिछले स्लाइड में देखा, तो आप देखोगे h माइनस वाई, अगर h की वैल्यू कम होगी तो आपके नॉइज में एम्प्लीफिकेशन आ जाएगी, जिससे आपकी SNR कम हो जाएगी। ZF receivers can only provide multiplexing gain are limited by the diversity gain, वो हमने एग्जांपल ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पर।
हैंस डाइवर्सिटी गेन इंक्रीजेज विथ नंबर ऑफ रिसीवर्स। अगर आप नंबर ऑफ रिसीवर और बढ़ाते जाओगे तो हो सकता है आपकी डाइवर्सिटी गेन और बढ़ जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ेगी फॉर सेम नंबर ऑफ टीज। अगर आपकी आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात आपको डाइवर्सिटी गेन और मिलती रहेगी। अगर मैं सेम एग्जांपल में अगर आर की वैल्यू 5 ले लूँ तो मल्टीप्लेक्सिंग गेन तो आपको 2 ही मिलेगी, लेकिन डाइवर्सिटी गेन बढ़ के 4 हो जाएगी। अगर मैं आर की वैल्यू 5 से 6 बढ़ा दूँ तो मल्टीप्लेक्सिंग गेन फिर से आपकी 2 ही मिलेगी, क्योंकि टी की वैल्यू 2 है, लेकिन डाइवर्सिटी गेन बढ़ के 5 हो जाएगी। तो जैसे मैंने बताया वी हैव ट्वाइस मल्टीप्लेक्सिंग गेन जो हमने देखा है यहाँ पर, एंड डाइवर्सिटी ऑर्डर विल बी 3 जो हमने यहाँ पर भी देखा है। When r equal to t we will only have multiplexing gain and no diversity gain। अब r equal to t होता है तो आपको सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिलता है, डाइवर्सिटी गेन नहीं मिलता है। ये एक ट्रेड ऑफ है जब आपको मल्टीप्लेक्सिंग गेन चाहिए या डाइवर्सिटी गेन चाहिए। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं माइमो जीरो फोर्सिंग का। ये हमने मैटलैब में ही सॉल्व कर लिया है। मैटलैब में एक फंक्शन है PINV करके, उससे आप कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास H है, अगर आपको H सूडो इन्वर्स निकालना है, H का सूडो इन्वर्स निकालना है, तो बेसिकली जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है, आप बेसिकली इस फंक्शन का प्रयोग करके H का सूडो इन्वर्स आराम से निकाल सकते हो। तो ये देखेंगे, तो बेसिकली अगर आपको सूडो इन्वर्स पता चल गया तो आप X की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हो, X इज इक्वल टू H सूडो इन्वर्स इंटू वाई। अगर आपको y दी हुई है, आप H इस माध्यम से निकाल तो आपको X का एस्टिमेट मिल जाएगा, यानी X की जो वेक्टर है x1 x2 x3 और y की जो वेक्टर है y1 y2 y3, उसके बाद से हम निकाल सकते हो। तो अगर आप देखोगे इस केस में r इक्वल टू 3 है, t इक्वल टू 2 है। तो जैसे देखोगे इस मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ रिसीवर जो एंटीनास है, नंबर ऑफ रिसीवर है वो 3 है, r इक्वल टू 3 है, और नंबर ऑफ ट्रांसमिटर्स वो 2 है, क्योंकि 2 कॉलम्स है, यानी आपके जो नंबर ऑफ ट्रांसमिटर्स इसमें 2 है और नंबर ऑफ रिसीवर्स इसमें 3 है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ H मैट्रिक्स को, तो H11 H1 H11 हाँ H12 H21 H22 H31 H32। तो आप देखोगे H11 जो करस्पॉन्ड कर रहा है वो 2 है, H12 ऐसे ऐसे करके मैं खुद लिख सकता हूँ, और ये 3,2 मैट्रिक्स है, यानी आपके रिसीवर 3 ने, ट्रांसमिटर 2 है। तो आपको जो मल्टीप्लेक्सिंग गेन मिल सकता है उसमें मिनिमम ऑफ R, T है वो 2 होगा, और डाइवर्सिटी गेन आपको मिलेगी, डाइवर्सिटी गेन अगर ND से मैं बात करूँ उसकी तो वो होगी R माइनस T प्लस 1, यानी R की वैल्यू यहाँ पे आपकी 3 है, T की वैल्यू 2 है, प्लस 1 यानी 2। तो आपको डाइवर्सिटी गेन भी 2 मिल सकती है, मल्टीप्लेक्सिंग गेन भी 2 मिल सकती है। तो ये ट्रेड ऑफ है, आपको अगर डाइवर्सिटी गेन मल्टीप्लेक्सिंग गेन चाहिए तो आपको डाइवर्सिटी गेन में कमी आ जाती है। और तो इसको मैंने देखा किस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्स वाई वेक्टर दी हुई है और आपको H इन्वर्स हमने देखा किस तरह से निकाल सकते हो, आप X का एस्टिमेट आराम से, X वेक्टर का एस्टिमेट, X1 और X2 का एस्टिमेट, जो X1 और X2 है, को 2 ट्रांसमीटर 3 रिसीवर है, उसका H इन्वर्स का प्रयोग करके Y से मल्टीप्लाई करके आप X का एस्टिमेट निकाल सकते हो। इसे हम बेसिकली जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजेशन कहते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे जाके हम माइमो MMSE रिसीवर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे कि माइमो MMSE रिसीवर्स बेसिकली किस तरह से एक ट्रेड ऑफ है जीरो फोर्सिंग रिसीवर्स के और बेसिकली ऑप्टिमम रिसीवर्स के बीच में। और जैसे हमने देखा माइमो जीरो फोर्सिंग रिसीवर में नॉइस इन्हांसमेंट का मेजर प्रॉब्लम होता है, MMSE रिसीवर्स उस नॉइस इन्हांसमेंट प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करता है। धन्यवाद।